हे बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप सो मस्त होंगे। दिस इज अंजलि फ्रॉम दैट्स लर्न बायोलॉजी विद मी। आज ही हमारा लेक्चर नंबर 3 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। यहाँ पे इस लेक्चर में हम मोस्टली पढ़ेंगे कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे हम एनसीईआरटी के थ्रू देंगे, क्योंकि आप सब लोग अच्छे से जानते हो, चाहे 11 की बात हो चाहे नीट की बात हो, हमारे लिए एनसीईआरटी इज द मेन। एनसीईआरटी हमारे हम सबके लिए मेन बुक है, ये समझ लो बाइबल है हम सबके लिए। अगर हमें नीट क्लियर करना है, 11th क्लास का वो क्लियर करना है, तो हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखेंगे हमने कितना कवर किया। हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, हम एक्स्ट्रा भी कवर करेंगे, एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। एनसीईआरटी मेन है, जैसे कि क्योंकि आप लोग जानते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से नीट की बात करें कि एनसीईआरटी से 70% पेपर आता है, बायोलॉजी का 70% पेपर एनसीईआरटी से आता है, बाकी का 30% एक्स्ट्रा होता है। हम उस 30% को भी कवर करेंगे, लेकिन पहले हम 70% को तो लेके चले, कभी एक्स्ट्रा के चक्कर में हम अपना एनसीईआरटी छोड़ते जो हमारे पास है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में मेन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है एक बार फिर रिकैप करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा उन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो यही हमने पढ़ा था कि सेल्स किसी भी लिविंग, हर एक लिविंग थिंग में सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा भी है आप लोग बोलोगे कि नॉन लिविंग थिंग में भी सेल्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने कॉर्क का कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क यूज की थी, बट वो तो नॉन लिविंग थी, बट एक टाइम पे तो वो लिविंग थी ना, तो इसीलिए वो लिविंग एक टाइम पे लिविंग थी, तो उसमें वो इसलिए उन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल। और जो उन्होंने डिस्कवर किया था ना, वो सेल वॉल था, ना कि एक प्रॉपर सेल थी, वो उसमें सेल थी नहीं, इसलिए इसे हमने नॉन लिविंग थिंग कहा था। क्या? नॉन लिविंग। तो अब समझ आया सेल। यहाँ पे हम ये चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी में सिंगल सेल होती है उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, देन किसी में कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल उसे मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब सेल होती क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी जान लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रखते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था कि सेल से कोई भी छोटी चीज जो होती है, ये अगर एक कोई सेल है, अब आप लोग जानते हो, देखो ये सेल है, सपोज एक सेल है, तो एक सेल में क्या क्या होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ ना, किसने बताया था? श्वान ने बताया था ना। किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो आइडिया में दिया था वो श्वान ने दिया था, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, हाँ ना, स्पेशली अभी इतना ही समझते हैं कि ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, लेकिन अगर मैं इसके एक ऑर्गेनल को, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस से ही जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ अभी रफ डायग्राम। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया निकाला, ऐसे मैं बोल दूं कि ये लिविंग है, ये तो गलत है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इस पे खुद अकेला लिविंग नहीं है। इसलिए मैं इसे सेल से छोटी चीज को, अगर कोई भी सेल से छोटी चीज होगी उसे मैं लिविंग नहीं बोल सकती। ठीक है, समझ आया? अब माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे मैं लिविंग बोल दूं, क्योंकि ये क्या करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। अब कंटिन्यू अगर से, लेकिन एनर्जी फॉर्मेशन के लिए चीजें चाहिए, क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। नॉर्मली अभी बात करूं, ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ठीक है, चलो इसने कहीं से ग्लूकोज का सोर्स ले भी लिया, तो इसने एनर्जी बनाई। अब उस एनर्जी को क्या कहाँ यूज करेगा? इसका काम तो सिर्फ एनर्जी का बनाना है, कि एनर्जी बना के स्टोर करता जाएगा, नहीं ना।
तो अब ये इसलिए इस सेल से कोई भी छोटी चीज को हम लिविंग नहीं बोल सकते। समझ आया? नेक्स्ट है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एक यूनिसेलुलर सेल मतलब एक सिंगल सेल वो खुद में ही एक लिविंग सेल है, जो वो अपने मतलब अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, इंडिपेंडेंटली कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। अपना खाना ले लो, एक्सक्रीशन ले लो, डाइजेशन ले लो, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, हर एक काम खुद कर सकती है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन, जितने भी इम्पोर्टेंट लाइफ को जीने के लिए, लाइफ साइकिल को बिताने के लिए जितने भी हमें एसेंशियल काम होंगे वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यही चीज अभी जो मैंने बताया कि कोई भी सेल से छोटी चीज इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं हो सकती है। सेल्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल जो होते हैं सबसे छोटी यूनिट है जो लिविंग है, और इन फंडामेंटली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने डिस्कवरी की बात की थी कि कैसे सेल की डिस्कवरी हुई। हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, देन एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में पढ़ा। ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। इन्होंने सबसे पहली बार एक लाइफ सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने जो देखी थी वो कैसी सेल थी? वो डेड सेल थी। लेकिन जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जो सेल देखी है दैट इज अ लाइफ सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इसे हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तब हम रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस देखो, उस टाइम 17वीं सेंचुरी में जो बेस्ट माइक्रोस्कोप था वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के पास था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो माइक्रोस्कोप भी एडवांस होते गए, और आज के टाइम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो बहुत एडवांस है, तो हम हर एक चीज की बहुत डिटेल स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इतने डिटेल सेल की हमें पूरी नॉलेज है जो, लेकिन आज भी हम एक पर्टिकुलर सेल्स नहीं बना पाते। आज भी हम लोग लैब में कोई सेल नहीं बना पाते। फिर भी इसका रीजन किसी को नहीं मालूम है क्यों। एक हमें सेल में ये होता है, कहाँ क्या होता है सब मालूम है, बट फिर भी हम एक लाइव सेल नहीं बना पाते लेबोरेटरी में। I don't know why. Cell theory. In 1838, Matthew Sheridan, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. हमने मैथ्यू शेरिडन के बारे में कल के लेक्चर में पढ़ा था कि मैथ्यू शेरिडन एक जर्मन बोटेनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी की थी, और उन्होंने बोला था कि हर प्लांट का हर एक टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। उसी टाइम में छोडो शुआन थे, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल पे स्टडी करी, और एनिमल में स्टडी करी उन्होंने रिपोर्ट दी कि एनिमल के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर उन्होंने प्लांट पे भी स्टडी करी, तो उन्होंने प्लांट में देखा कि प्लांट में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलती। प्लांट में हमें एक यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। मैंने कल के लेक्चर में बताया है, हमने यही सब पढ़ा है, हाँ है ना? ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्वान, अब इन दोनों ने स्वान की जो हाइपोथेसिस थी और ये शेरिडन की हाइपोथेसिस के बेसिस पे इन दोनों ने एक हाइपोथेसिस रेडी कर दी कि जितनी भी एनिमल और प्लांट की बॉडीज है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है। लेकिन ये दोनों ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल अराइज कहाँ से होती है। शेरिडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। इन्होंने साथ में सेल थ्योरी दी। This theory, however, does not explain as to how cell were formed. इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कैसे बनती है। ठीक है। रुडोल्फ विर्को ने 1855 में first explain the cell divide and new cell are formed from pre-existing cell. रुडोल्फ, इसका आंसर देना है रुडोल्फ विर्को। उन्होंने कहा कि पुरानी सेल डिवाइड होके न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, जिसके लिए उन्होंने टर्म दी omnicellular, acellular, a
और इसी चीज को जो रिडोल्फ विर्को का में जो हमें स्टेटमेंट दी, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया वो थे लुईस पॉस्चर। हाँ ना, कल हमने पढ़ा है ये सब, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस एक बार हम एनसीईआरटी को देख रहे हैं कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट। He modified the hypothesis of Saladin and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is, आज के टाइम में हम सेल थ्योरी कैसे पढ़ते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं, and cell arise from pre-existing cell। ये सेल जो होती है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, अब बात करते हैं सेल दिखती कैसे, और अभी तक हमने क्या पढ़ा सेल के बारे में देखते हैं। हमने सेल के बारे में क्या पढ़ा, ये सेल एक सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिविंग है, हाँ ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो लिविंग है, इससे कोई भी छोटी चीज लिविंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल and structural unit। and structural unit of life। अब देखो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जो बेसिक है, जो मेन है, जो बेस है। फंडामेंटल जो बेस है, स्ट्रक्चर जो किसी भी बॉडी का, किसी की भी बॉडी का क्या बनाएगी, फॉर्मेशन करेगी, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, है ना। तो यही तो होता है, हम सबकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से मिलकर ही तो बनी है। और सेम टाइप ऑफ सेल्स, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल सकते हैं, नहीं, सेम टाइप ऑफ सेल्स। कैसी? सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल्स को ही हम बोल सकते हैं कि ये टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे सेम टाइप ऑफ सेल्स को ही हम बोल सकते हैं कि ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकती है। गॉट दैट? नेक्स्ट, अब सेल का ओवरव्यू लेते हैं। अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल्स। You have earlier observed cell in an onion tree or human tree, cell under the microscope. Here, let us recollect their structure. The onion cell, which is typically a plant cell, has distinct cell wall as its outer boundary. Just with it, it's the cell membrane. Sorry, the cell of the human cheek has. So, cell of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। मतलब क्या है, सुनो, इसके कहने का मतलब है कि ये हो गई, एक तरफ हो गई प्लांट सेल, एक तरफ हो गई एनिमल सेल। जो मेन बेसिक डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, देखो क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो एनिमल सेल है इसकी जो बाउंड्री करती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें पता है ये किसके बारे में किसने बताया इसके बारे में, ठीक है, याद रखना। अब प्लीज इन सब के आंसर मुझे कमेंट में दिया करो। एंड जो प्लांट सेल है, ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट बनाया ताकि इनके बाहर हमेशा क्या देखने को मिलती है, हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। रेड से जो शो कर रही हूँ मैं दैट इज सेल वॉल, और जो ब्लैक से शो कर रही हूँ दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब देखो
या जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट की जो आउटर बाउंड्री होती है, प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री है दैट इज द सेल वॉल। और इसमें और सेल वॉल के अंदर हमें देखने को क्या मिलती है? सेल वॉल के अंदर हमें देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मतलब होता है हमारा लिक्विड, मतलब ये जो होती है ना, ये प्रोटीन के साथ, वाटर और प्रोटीन दोनों के साथ मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन, समझ गए? जो बेसिक डिफरेंस है अभी वो बताया। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब हर एक सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब ये हमारी हो गई सेल। अब देखो, कोई भी फैक्ट्री होती है हमारी, कोई फैक्ट्री या किसी का बिजनेस बोल लो, फैक्ट्री बोल लो, फैक्ट्री में बिजनेस छोड़ो, फैक्ट्री बोल लो, हर एक उसमें एक लीडर होता है सबका, जो सबको गाइड करता है, हाँ है ना? ऐसे ही हमारी न्यूक्लियस भैया है, ठीक है, मैंने ऐसे स्ट्रो किया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस भैया है हमारे, जो सेल में एक सेल के बॉस हैं, जो इसकी हर एक चीज को रेगुलेट करते हैं, हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। अगर कुछ काम होना होगा इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, इन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे ही पूरी सेल काम करती है। अब इस न्यूक्लियस में ऐसा क्या है? न्यूक्लियस में बैठे होते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में बैठा होता है कौन? हाँ, इधर की साइड लिखती हूँ, दिखेगा नहीं आप लोगों को, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलते हैं क्रोमोसोम, गॉट इट? दैट इज इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक्स क्रोमोसोम, एक्स शेप का, इस टाइप का, ठीक है। अब ये छोटे बड़े हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इनकी शेप के ऊपर। ये हो गया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम में क्या है ऐसा? इसमें होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो क्या, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ, डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अपने आप को राउंड राउंड लपेट कर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, बहुत कोइल्ड, मतलब ऐसे सुकड़ कर, कोइल्ड होकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। जैसे सपोज किसी मतलब धागा फैला हुआ है और तुम धागे को लपेट दो किसी चीज में, ठीक है, इस टाइप से वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, फिर इस टाइप से, समझ रहे हो? नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। तो सबका बॉस कौन है? डीएनए, जिसमें क्या, सॉरी, सबका बॉस कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या बैठा हुआ है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए है, क्योंकि क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से तो बना है क्रोमोसोम, ठीक है। आगे बात करते हैं। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब देखो, जब कोई कहीं का लीडर होता है तो उसे प्रोटेक्शन तो देनी पड़ती है ना। अब जहां भी हमारा डीएनए है या क्रोमोसोम होता है, वहां कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। क्यों? देखो, अब भाई कहीं का अगर कोई राजा वाजा है या कुछ भी है, लाइक लीडर है, सपोज लीडर ही बोल लो यार, तो उसे प्रोटेक्शन उसकी बढ़ानी पड़ती है ना, कोई डबल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना। ऐसे ही न्यूक्लियस जो है ना, इस पूरी सेल का किंग है, किंग ऑफ द सेल बोल लो इसे, जो पूरा इस सेल पे शासन करता है और इसे हर चीज को ऑपरेट करता है। तो इसके इसी वजह से इसे हमें क्या करती है? प्रॉपर सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो डबल मेम्ब्रेन होती है,
न्यूक्लियस की ऐसी होती है डबल मेम्ब्रेन। अब ऐसा ही एक पॉइंट और ऐड कर, सेल में सिर्फ जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत जगह पाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि हाँ मेन जो सोर्स है हमारा दैट इज दिस, लेकिन और जगह भी होता है। वो क्यों अभी मैं बता रही हूँ कहाँ होता है, किस लिए पाया जाता है, वो आगे के लेक्चर्स में अभी बात करेंगे। दैट इज सेल में डीएनए और कहाँ कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है डीएनए। समझ गए? चलो अब आगे बात करें। This nucleus contain the chromosome which in turn contain the genetic material that is DNA। मैंने बताया न्यूक्लियस में कौन होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। ठीक है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई, सेल जिनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ, अब देखो हमने बात की सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, क्रोमोसोम है, यही पढ़ा अभी तक। अगर जिस सेल, अब इसी के इस न्यूक्लियस के बेसिस पे ही हमने सेल को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि ये बाउंड्री होना या ना होना, मेम्ब्रेन की वजह से हमने सेल को दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब जो सबसे पहले, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, ये दुनिया में सबसे पहली सेल्स थी, ध्यान रखना। कैरियोटिक, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिनमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यू मतलब न्यू, कैरियो मतलब दोबारा न्यूक्लियस, जिसमें न्यू टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये पुरानी जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन है, बस ये समझिए। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आगे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के पास ना कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, डीएनए इस तरह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट होके नहीं रखा होता, यूं ही जो डीएनए की जो थ्रेड है वो यूं ही फैली हुई होती है एक जगह, बस इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता कुछ भी। ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल में। कौन सी में, प्रोकैरियोटिक में। अब देखो यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये सेल है, न्यूक्लियस इसके अंदर है, मेम्ब्रेन बॉन्ड है, दैट इज इस तरह से, ये क्रोमोसोम बैठे हुए हैं। ठीक है। सब कुछ ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज है सब कुछ। देखो कैसे फैला हुआ है, ये होगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। और एक चीज और ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल का ये जीनोम है, इसे हम जीनोम बोलेंगे, यहाँ पे हम क्रोमोसोम बोल रहे थे, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको हम, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसे हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है। आज का वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो गया, तो इट्स ओके, ये वाला टॉपिक मेरे को आज खत्म करना है। इसे हम जीनोम बोलते हैं। ओके। और इस जीनोम में सिर्फ डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, लेकिन यहाँ पे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों होते हैं। ध्यान रखना, ये बेसिक डिफरेंस है पर बहुत जरूरी होता है। ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखो, इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, नहीं ध्यान दें, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, व्हेयरएज सेल दैट lack a membrane borne nucleus are prokaryotic। इन both प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में हमें सेमी फ्लूइड, मतलब चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल, हमें
वहां पर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब है तरल पदार्थ, मतलब लिक्विड, मैट्रिक्स मतलब बोल लो लिक्विड, बट वो प्रॉपर लिक्विड नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। हाँ, समझ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell, जो सेल की मतलब क्या, अब समझो इसे, ये यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक, सिर्फ यू और प्रो लिख रही हूँ, यू और प्रो, सॉरी हाँ लिख दे रही हूँ मैं, दिखेगा नहीं आप लोगों को। इसे क्या बोलते हैं, जीनोम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन, एक न्यूट्रिटिव मीडियम जो होता है सेल में, जो इसका न्यूट्रिटिव मीडियम जो होता है जहाँ पे सब कुछ काम चल रहा है, सेल की सारी एक्टिविटीज चल रही होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल का, प्लाज्म मतलब लिक्विड, सॉरी लिक्विड, और मैंने बताया अभी ये लिक्विड किस टाइप का होता है, दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन। यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रही, कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो साइटोप्लाज्म है हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, नहीं, ये दोनों सेल में देखने को मिलता है। और ये जो जिनों में ना, इस साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़ा रहता है, बस एक यूं ही फैला रहता है, जैसे कोई फैल गया हो बस यूं। ये पूरा ऑर्गेनाइज एनवलप है, चारों तरफ कवर है, पूरे ऑर्गेनाइज होके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे समझो कि दो पर्सन है, समझाती हूँ एक बार अच्छे से। एक पर्सन ये है, एक पर्सन, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसने अब इसका ये जो ऑफिस है, इसने इस ऑफिस में अपना एक छोटा सा रूम बनवा रखा है, अपना कैबिन बनवा रखा है, जहाँ पे ये बैठ के सारा काम करता है। और यहाँ पे सारे वर्कर है जो भी काम कर रहे हैं, और ये यहाँ से इन्हें मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन भी है, ये क्या कर रहा है, ये इसका ऑफिस है, ठीक है। अब ये इन्हीं पर्सन के बीच में अपनी चेयर डाल के यहाँ खड़ा हो गया, आई मीन बैठ गया, चेयर डाल के खड़ा थोड़ी होगा, आई मीन बैठ गया, और बैठ के इस तरह से अपना यूं ही सबके साथ काम कर रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यूं ही पड़ा है बस, यूं ही देख रहा है। अब इसने बंदे ने अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है, इसकी खुद की प्राइवेसी भी है, लेकिन ये सबके साथ यूं ही बैठा हुआ है। तो ये किस टाइप का पर्सन हुआ, सॉरी मैंने रफ कर दिया, ये किस टाइप का पर्सन हुआ, प्रोकैरियोटिक टाइप का। ये कैसा हुआ, यूकैरियोटिक, जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अब देखो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म हर एक सेल में हमें देखने को मिलता है। Various chemical reaction occur in it keep the cell in the living state। अब बहुत बहुत सारी रिएक्शन, अब सेल को लिविंग रखने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शन या कुछ भी केमिकल एक्टिविटी हो रही होती है, वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है, समझ गए। आज हमने इतना कवर किया, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। हम इससे आगे का कल कल कवर करेंगे, हाँ कल ही कवर करेंगे, तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड मेरी वीडियो को प्लीज शेयर करो। थैंक यू सो मच।